Hello guys, welcome back to my channel Study with Social सोना। आपने देखा था पिछले सेशन में आपको शैक्षिक मूल्यांकन, नवाचार, क्रियात्मक शोध डॉट 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 के बहुविकल्पीय प्रश्न का रिवीजन करवाया गया था जो हमारी पिछले परीक्षाओं में पूछा गया था। आज हम अति लघुत्तरी सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, वीडियो शुरू होने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक, आगे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मापन के प्रतीक क्या तात्पर्य। ठीक है, मापन के प्रतीक से क्या तात्पर्य है। तो मापन के प्रतीक किसे कहते हैं, जैसे आपके अंकों में प्रतिशत, नंबर, ठीक, ये सब देते हैं तो उसको कहते हैं मापन का प्रतीक। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है, जैसे देखो, सतत मूल्यांकन भी होता है और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। ठीक, उन्हें व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न है, परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है। तो वह परीक्षण जिसमें बार बार परीक्षण करने पर एक ही उत्तर आता है और जिसमें विश्वास बढ़ जाता है, उसे परीक्षण में वैधता कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। तो शिक्षा में नवाचार का अर्थ क्या है होता है। ठीक, देखो, प्रश्न छोटा है, समय भी कम रहता है, इसलिए लोग इसको एक लाइन से दो लाइन लिखते हैं अति लघु उत्तरी में। आगे चलते हैं। शिक्षा में नवाचार का अर्थ क्या है। नवीन शिक्षा देना ही नवाचार कहलाता है। ठीक, या और कह सकते हो, शिक्षा में नवाचार का अर्थ होता है कि शिक्षा वह होती है जिसमें कुछ नवीनता लाई जाए, कुछ नया काम किया जाए। आप अपने मन से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक शोध का अर्थ होता है कि शिक्षा में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन किया जाए और उसको संशोधित किया जाए, इसी को या उसमें परिवर्तन लाया जाए, इसी को शैक्षिक शोध कहते हैं। क्रियात्मक शोध का क्या अर्थ है। क्रियात्मक शोध का अर्थ क्या है। ठीक, क्रियात्मक शोध अगर देखा जाए तो एक वैज्ञानिक थे कोरे, उनके अनुसार देखा जाए तो क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है या क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करके अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण क्या हैं। तो क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण क्या हैं। देखो, पहला हम लिख सकते हैं, क्रियात्मक शोध किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, क्रियात्मक शोध केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो उस समस्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो। और क्या लिख सकते हैं बताइए आप। और लिख सकते हैं, क्रियात्मक शोध की विषय वस्तु दैनिक या व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती है। अच्छा, एक आध और बताओ। क्रियात्मक शोध विद्यालयी जीवन की दैनिक व वास्तविक समस्याओं का एक समाधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना क्या है। देखो, परिकल्पना क्या होता है। परि मतलब पहले, कल्पना मतलब जो आप सोचते हो। ठीक है, कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब किसी भी समस्या का अनुमान लगा के
उसके बारे में प्रस्तुत करना परिकल्पना कहलाता है। ठीक। या आप ऐसा कह सकते हैं, तो किसी किसी समस्या के लिए तर्क करना, किसी बात की कल्पना करना, अनुमान लगाना, चिंतन या मनन करना परिकल्पना कहलाता है। ठीक। आगे चलते हैं। लिखित परीक्षा के उपयोगिता। लिखित परीक्षा की उपयोगिता बताइए। तो लिखित परीक्षा की उपयोगिता क्या होती है? देखो, लिखित परीक्षा से बालक में जो स्मरण की शक्ति होती है वो तेज हो जाती है। वो और लिखित परीक्षा से जो स्मरण शक्ति हो जाए तेज तो रहती है, मतलब बहुत दिनों तक उसको याद रहता है। लिखित परीक्षा के और कारण बताओ। देखो, हम ज़्यादा लिखेंगे तो हमारी राइटिंग भी सुधरेगी, और क्या होगा, और बताओ। और लिखित परीक्षा। ठीक। आगे चलते हैं। सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण निम्न हैं। जैसे तो जैसे सामाजिक कौशल के मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण होते हैं, जैसे उपलब्धि का परीक्षण करना, नैदानिक परीक्षण करना, योग्यता परीक्षण करना, रेटल स्केल देना, और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड देना, सामाजिक मीट्रिक तकनीकी द्वारा, और चेक लिस्ट द्वारा। ठीक। ब्याज सूची द्वारा। तो ऐसे होते हैं सामाजिक कौशल के उपकरण। सामाजिक दृष्टि अगला प्रश्न है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो सामाजिक ये प्रश्न आपके ऊपर चलता है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की क्या आवश्यकता होती है या क्यों आवश्यक है? सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि छात्र समाज में सरवाइव कर पाएगा कि नहीं, समाज में कितना सरवाइव कर पाएगा, या समाज में उसका व्यवहार, शारीरिक क्षमता, मनोवैज्ञानिक क्षमता या मानसिक योग्यता, इन सब के बारे में आकलन किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियों मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होते हैं? देखो, मांसपेशियों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि बच्चा कितना शक्तिशाली है, कितना शारीरिक क्षमता है उसकी, उसमें कोई रोग ना हो। ठीक। उसमें शारीरिक खेलने कूद, जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, ऐसा हमारे अरस्तु जी ने कहा था। और गतिविधि भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, मात्रात्मक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, ज्ञानात्मक होनी चाहिए। ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन जैसे वार्तालाप, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, कविता पाठन, पत्र, समाचार पत्र पठन, हाँ, और बहुत सारे हैं। उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विधियाँ बताइए। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विधियाँ। ठीक। तो उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विधियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे व्यक्तिगत विधि और सामूहिक विधि। ठीक। उपचारात्मक पद्धति, देखो थोड़ा सा नहीं लिखना है, दो चार लाइन और भी लिख देना है, अति लघु उत्तरीय है तो भी। उप आगे लिखते हैं, देखो उपचारात्मक विधि क्या है इसको भी लिख सकते हो। पहले लिखना उपचारात्मक विधि। तो देखो, उपचारात्मक पद्धति शिक्षण की उस पद्धति को संदर्भित करती है जो शिक्षक को शिक्षार्थियों को निदान के माध्यम से निर्धारित समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करती है। ठीक। तो अब लिखोगे शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण में विधियां कौन कौन सी हैं? तो दो विधि लिख दो, एक सामूहिक विधि और एक व्यक्तिगत विधि। ठीक। आगे चलते हैं। क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। तो लिख देना, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता इसलिए है
इससे शिक्षक अपनी कक्षा के वातावरण में अपनी कार्यप्रणाली में सुधार तथा प्रगति करता है। शिक्षक शोध के पदों से परिचित होता है। शिक्षकों में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति शोध कार्य के लिए जागृत होती है। इसके द्वारा विद्यालय के प्रशासन में सुधार तथा परिवर्तन लाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें। ठीक, इस वीडियो को पहले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितना हो सके आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। आप लोग इसको शेयर नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, यही वाला। ये क्या है? उपचारात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य है? देखो, शिक्षक जो होते हैं उनमें वैज्ञानिक शोधकर्ता होता है, तो वो वैज्ञानिक ढंग से विद्यार्थी, छात्र या किसी भी व्यक्ति का समस्याओं को पता करते हैं और उनका उपचार करते हैं। तो इस उपचार को उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है परिकल्पना का क्या अर्थ है? देखो, अभी अभी हमने बताया था परिकल्पना मतलब एक तरह से किसी भी समस्या के बारे में चिंतन करके कोई तथ्य प्रस्तुत करना, पहले से ही उसे परिकल्पना कहते हैं। अगला प्रश्न है साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, तो साक्षात्कार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मानकीकृत, अमानकीकृत। साक्षात्कार क्या है? संरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार प्रदाता से पूर्व निर्धारित प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछता है और विषयी द्वारा किए गए उत्तरों को एक मानकीकृत फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? नवाचार शिक्षा। देखो, अगला प्रश्न है शैक्षिक नवाचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक, शिक्षा में इसका प्रश्न उत्तर होगा शिक्षा में नवाचार का अर्थ पूछे हैं, तो इसका उत्तर होगा शिक्षा में कुछ भी नवीनता लाना नवाचार कहलाता है, एक लाइन में। अगला, अगर इसे कहा जाए तो शिक्षा में समस्याओं को ढूंढकर उसमें नवीनता लाना या समस्याओं का निदान करके उसमें नए तरीके से उसको प्रस्तुत करना नवाचार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। छात्र, अगला प्रश्न है भैया छात्र प्रोफाइल का क्या महत्व है? तो छात्र प्रोफाइल वह होता है जिसमें छात्र या छात्रा का पूरा बायोडाटा होता है, जैसे उसका नाम, क्लास, वर्ग, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल का प्रकार, हाँ ये सब उस एक कार्ड में लिखा होता है, उसे छात्र का प्रोफाइल कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग क्या है? तो निदानात्मक, देखो एक निदान, इसका उत्तर है निदानात्मक परीक्षण का उपयोग क्या है? छात्र की समस्याओं का निदान करना निदानात्मक परीक्षण है। देखो, पहले ये होता था ना, जैसे चिकित्सक जो होते थे रोगी के लक्षणों से पता करते थे इनको कौन सी समस्या है, तो उसका निदान करते थे, इससे रोगी का रोग दूर हो जाता। इस तरह शिक्षक मनोवैज्ञानिक ढंग से रोग छात्र के समस्याओं का कारण पता करके उसका निदान करते हैं, उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न पत्र बनाने के चरण का उल्लेख कीजिए। देखो, ये है प्रश्न पत्र बनाने के चरण का उल्लेख कीजिए। ठीक, प्रश्न पत्र कैसे बनाए जाते हैं? पहले आप ब्लूप्रिंट लेंगे। आप कहेंगे ब्लूप्रिंट क्या है? अगला प्रश्न वही है। ब्लूप्रिंट में पहले एक खाका तैयार किया जाता है। ठीक, प्रश्न लेंगे, प्रश्न ऐसा रहेगा कि वो सरल हो,
और कठिन भी ना, ज़्यादा सरल भी ना हो, ज़्यादा कठिन भी ना हो, मतलब छात्र के स्तर के समान होना चाहिए प्रश्न। कुछ प्रश्न बहुविकल्पी भी दिए जाते हैं, फिर थोड़े अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी, इस तरह से आप प्रश्न बनाएंगे। ठीक। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट क्या है, ये देखो, ये वाला प्रश्न है ना, ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट का मतलब ही होता है खाका ना। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं उस काम का स्टेप बाय स्टेप मैप बनाना। ठीक, मतलब आप किसी भी प्रश्न का खाका तैयार करेंगे, हाँ, और उसको फिर अच्छे से प्रस्तुत कर देंगे। मतलब किसी काम को सुचारू रूप से करने के लिए उसका अपने दिमाग में जो योजनाबद्ध खाका तैयार होता है और उसे कागज पर या किसी वस्तु पर अंकित किया जाता है, उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। देखो, ब्लूम ने सीखने के उद्देश्य को 3 भागों में विभाजित किया है। सीखने के उद्देश्यों का संबंध छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से होता है। तो ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवहार के परिवर्तन को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न। ठीक। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन का क्या अर्थ है? पुनर्बलन का क्या अर्थ है? तो पुनर्बलन का अर्थ है ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है, पुनर्बलन कहलाती है। ठीक। शोध। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध की क्या उपयोगिता है? तो भैया, ये प्रश्न का उत्तर मैंने पहले भी दिया है। क्रियात्मक शोध की क्या उपयोगिता है? क्रियात्मक शोध जब शिक्षक या फिर कोई वैज्ञानिक आपकी समस्या को वैज्ञानिक ढंग से समस्या का अवलोकन करके, निरीक्षण करके उसको संशोधित करता है ताकि वह ज्ञान छात्र के लिए बोझिल ना हो, उपयोगी हो, अच्छा हो, उसे ही क्रियात्मक शोध कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, एक अच्छे उपकरण की क्या विशेषता होती है? तो एक अच्छा उपकरण सस्ता होता है, विश्वसनीय होता है, वैध होता है, उपयोगी होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षण की वैधता से क्या तात्पर्य है? तो भैया, परीक्षण की वैधता से क्या तात्पर्य है? परीक्षण की वैधता, जब भी कोई वैज्ञानिकता या मनोवैज्ञानिक या कोई भी शिक्षक, निरीक्षक या प्रधानाचार्य कोई किसी की परीक्षा लेता है, तो वह बार बार परीक्षा लेते समय एक ही उत्तर पाता है किसी चीज़ का, तो उसे वैध या विश्वसनीय, वैधता, उसे विश्वास हो जाता है और वैध, इसे ही वैध परीक्षण कहते हैं। अनुसंधान का क्या अर्थ होता है? अनुसंधान, देखो, अनुसंधान का अर्थ होता है किसी चीज़ को संशोधित करना, संशोधित करके प्रस्तुत करना। अनुसंधान मनोवैज्ञानिकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से किसी भी समस्या का संशोधन करके, मतलब उस समस्या की जड़ को शोधित करके देखा जाता है, उसे ही अनुसंधान, और फिर संशोधित करके नए तरीके से उसको किसी के सामने, या छात्र या व्यक्ति किसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अनुसंधान, उसे अनुसंधान कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षा
ये देखो, निदानात्मक परीक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो निदानात्मक परीक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं किसी समस्या को या किसी भी प्रश्न को अच्छे से परख कर, जांच कर, उसके कारणों को परख कर, जांच कर, चिकित्सक तरीके से उसकी समस्या को हल करना निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक। उपचारात्मक परीक्षण के दो उद्देश्य बताइए। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक परीक्षण परीक्षण के दो उद्देश्य। तो भैया प्रश्न क्या था? उपचारात्मक परीक्षण के दो उद्देश्य बताना है, ये वाला प्रश्न था। उपचारात्मक परीक्षण छात्रों को उनकी अधिगम कठिनाइयों को दूर करने में मदद करता है। ठीक। और शिक्षकों को कक्षा में प्रबंधन दक्षता विकसित करने में मदद करना। ठीक। और कुछ बताओ। तो छात्रों की अधिगम कठिनाई को दर्ज करने के लिए शिक्षकों की मदद करता है। ठीक। और एक आध बता दो। तो हेडमास्टर को संतुष्ट करने के लिए शिक्षकों के अतिरिक्त कक्षाएं लेने में मदद करता है। ठीक। क्रियात्मक शोध की दो विशेषता बताइए। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध की दो विशेषता बताइए। क्रियात्मक शोध की क्या विशेषता होती है? तो इससे शिक्षक अपनी कक्षा के वातावरण में, अपनी कार्यप्रणाली में सुधार तथा प्रगति करता है। ठीक। अगला क्या कह सकते हो? देखो, अगला शैक्षिक अभ्यास का विकास करना एवं कार्य पद्धति में सुधार लाना। ठीक। आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना। ये देखो, ये वाला प्रश्न है, परिकल्पना क्या है? तो परिकल्पना किसी समस्या के बारे में या किसी तथ्य के बारे में पहले से अनुमान लगा के उसको वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना परिकल्पना कहलाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, न्याय दर्श से आप क्या समझते हैं? तो बताइए, न्याय दर्श से आप क्या समझते हैं? न्याय दर्श वह होता है जिसमें एक समूह में एक नेता होता है जो सबको संचालित करता है। जैसे गांव का एक मुखिया हो गया, शहर का मुखिया होता है ना, जिसे नगर क्या मेयर कहते हैं। वैसे ही एक न्यायाधीश होता है जो एक समूह को संचालित करता है। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन की दो विशेषता बताइए। मूल्यांकन से आप क्या समझ कर सकते हैं? उसकी विशेषता ये होती है कि वह छात्र या छात्रा की कमजोरी को या उनकी कमियों को दूर करता है उसको। और दूसरा, उनकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक। मापन के प्रकार बताइए। अगला प्रश्न है, मापन के प्रकार बताइए। देखो, मापन दो प्रकार के होते हैं। एक मानसिक मापन या गुणात्मक मापन, और दूसरा भौतिक मापन या मात्रात्मक मापन। ठीक। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन के दो महत्व लिखिए। देखो, एक सतत मूल्यांकन होता है ना, जिससे छात्र, पहला होता है कि छात्र अपने ही खुद से खुद को आंक लेता है कि वह कितने स्तर में है, कहाँ जाए, कितने पानी में है। खुद जैसे ये होता है ना, सतत मूल्यांकन मासिक भी होता है, त्रैमासिक भी होता है, 6 माही भी होता है, और वार्षिक भी होता है। तो इससे, और सेमेस्टर वाइज भी होता है। इससे क्या होगा कि छात्र अपनी कमजोरियों का खुद पता लगा लेता है। दूसरा, यदि छात्र का किसी भी सेमेस्टर, किसी भी में बैक लगता है, तो वह अगले सेमेस्टर के साथ साथ पिछले सेमेस्टर की भी परीक्षा देता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य बताइए। तो शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य क्या होता है? नए कौशल का विकास होता है।
ठीक, नए शिक्षा नीति का पता चलता है। और क्या बता सकते हो? और भी लिखो, एक दो लाइन और तो लिखो ना। तो शैक्षिक नवाचार से छात्र की समस्याओं का निदान हो जाता है, उसे नए नए तरीके पता चलते हैं। जैसे गणित है तो गणित में कितने टाइप से, कितने तरीकों से आप गणित को अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अगला प्रश्न ही है गणित पे। गणितीय कौशल को संक्षेप में बताइए। तो गणितीय कौशल को संक्षिप्त में कैसे बताएंगे? वह कौशल जिसमें हमें हमारे अंकीय हमें हमारे अंकीय योग्यताओं का बोध कराया जाता है या बोध होता है, जिससे हमें हमारे जोड़ घटाना गणितीय चिन्हों का बोध होता है, उन्हें हम गणितीय कौशल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं? देखो, जैसे कि मैं कभी कभी बीच बीच में हकलाने लगता हूँ ना, तो ये मेरा भाषाई कौशल थोड़ा सा गड़बड़ है। तो भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं? भाषाई कौशल वह होता है जिसमें हमें हमारी भाषाओं के बारे में योग्य बनाया जाता है। जैसे हम कितनी भाषाएं जान सकते हैं, या बच्चा हकला रहा है तो उसको दूर किया जाता है। बच्चे में भाषा को लेकर जितने विकार हैं उसको दूर किए जाते हैं। ठीक, उससे उसका बोलने की क्षमता बढ़ाई जाती है, उसके अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ाई जाती है, उसे भाषाई कौशल कहते हैं। आगे चलते हैं। परीक्षण और मापन की किन्हीं दो समानताओं को बताइए। देखो, परीक्षण परीक्षण जो होता है, परीक्षण के लिए विशिष्ट उपकरण होता है। परीक्षण का प्रशासन मापन की प्रक्रिया है। ठीक, बिना परीक्षण के मापन संभव नहीं है। ठीक, मापन मूल्यांकन के लिए आवश्यक तकनीकी है। ओके, तो इसमें दो तो मैंने बता दिए हैं। आगे चलते हैं। शैक्षिक शोध का अर्थ। शैक्षिक शोध का अर्थ मैंने अभी अभी बताया था। तो शिक्षा में जो संशोधन किए जाते हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले शिक्षा नीति बनाई गई, इससे बहुत सारे बच्चों को लाभ भी हुआ है। ठीक, कुछ बच्चे जो उनको लाभ नहीं मिल पाया है। और जैसे शिक्षा में शोध, मतलब जैसे कि प्रश्न आते हैं, उसमें कठिनाइयाँ हैं, तो उसमें शोध करके उनके प्रश्नों के लैंग्वेज को, उसकी भाषा को थोड़ा सा आसान बनाया जाता है। मतलब कहा जाए कि शैक्षिक शोध वह है जिसका जिससे छात्र की शैक्षिक समस्याओं को संशोधित कर दिया जाए और नई तरीके से उसको समझा दिया जाए, शैक्षिक शोध कहलाता है। हाँ, अगला प्रश्न है, लिखित परीक्षा की दो उपयोगिता बताइए। ये भी मैंने बताया था। लिखित परीक्षा से छात्र की स्मरण शक्ति तेज हो जाती है और उसे लंबे समय तक याद रहता है, और छात्र के लिखने का ढंग जो होता है वो भी सुधर जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मौखिक परीक्षा के दो गुण बताइए। ठीक, देखो, मौखिक परीक्षा के दो गुण ऐसे हो सकते हैं ना, कि मौखिक परीक्षा में समय और प्रश्न की कोई पाबंदी नहीं होती। ठीक, अगला क्या हो सकता है, छात्र प्रश्नों के उत्तर सोच कर दे सकते हैं। ठीक, और क्या लिख सकते हो, मौखिक परीक्षा में अध्यापक छात्रों से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता और उसके आत्मविश्वास की परख आसानी से कर सकता है। ओके, तो ये आज मैंने शिक्षा नवाचार एवं जो भी था इसका अति लघुत्तरी जो भी पिछले वर्षों में पूछे गए थे उसको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो कल मिलेंगे नए वीडियो में, तब के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। भारत माता की जय।